हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके पहले हम पढ़ के आए हुए हैं चैप्टर नंबर 3, सेकंड था आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, जब पढ़ रहे थे तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसी को हम आज फिर से दोहराएंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वहां पर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम टॉपिक कौन कौन से कवर करेंगे वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखें तो हम देखेंगे उसका कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यही एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हाउ टू सॉल्व कैसे करें इनको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। फिर उसके बाद आता है कि इसके रूट जो जीरोज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, वो भी पढ़ेंगे हम। इसी में आएगा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखें हम सबसे पहले हम देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद देखेंगे हम इसका कि इसके सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। तो देखें यहाँ पर हाउ टू सॉल्व, उसके बाद देखेंगे हम रूट्स या इन्हीं को बोलते हैं हम जीरोज। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसी के फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद देखेंगे हम इसी का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके बाद देखेंगे हम रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इतने हमें टॉपिक इस चैप्टर में कवर करने हैं। ठीक है, तो इन्हें बारी बारी से हम देखते हुए चलेंगे कि क्या होते हैं ये और किस तरीके से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं इनको सरल फॉर्म में। ठीक है, बारी बारी से देखते हुए चले। सबसे पहले आता हमारा कॉन्सेप्ट कि क्या होता है कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखें हम कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अभी हम थोड़ी देर के लिए समीकरण को भूल जाते हैं कि समीकरण कुछ नाम की चीज होती है, इसको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम देखें द्विघात क्या होता है। इसको हम अगर सेपरेट करेंगे तो द्वि अलग आएगा और घात ये अलग आएगा। यहाँ पे आ गया द्वि और यहाँ आ गया घात। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। द्वि का मतलब होता है दो का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं उसी को टू। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया टू। और घात क्या होती है, घात का मतलब डिग्री या पावर होती है। पावर इसी को बोलते हैं हम डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। कोई भी हमारा एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक बोलते हैं उसी को। ऐसा बीजीय व्यंजक होगा जिसकी मैक्सिमम पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर 2 होगी, उसी को हम बोलते हैं द्विघात। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया समीकरण क्या होता है। समीकरण को देखेंगे हम, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, समीकरण क्या होता है। समीकरण का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ऐसा कथन जिसमें समानता दर्शाई गई हो। ऐसा कथन जिसमें समानता दर्शाई गई हो उसे बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी समीकरण, या बोलते हैं इसी को इक्वेशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी।
स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, ऐसा कोई कथन जिसमें समानता दर्शाई हो, समानता दर्शाने वाला कथन या समान कथन बोल लो, ठीक है। अब इसके बाद उसकी आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लिख के देखें क्या होती है। हमने जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहे थे तब वहां पर दिखाया था हमने कि जो पॉलिनोमियल px होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो होता है ax² px इक्वल टू ax² प्लस के bx प्लस c। इसमें कुछ नहीं होगा, बस हम किसी ना किसी समानता दर्शाएंगे और इसकी इक्वेशन बना देंगे। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो ax² प्लस के bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको हम थोड़ी इरेज करें, फिर उसके बाद देखते, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी तो, ठीक है। ठीक है, ये हो गए हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखें, इसी को हम थोड़ा चीर फाड़ करके देखते हैं अच्छी तरह से क्या क्या होता है इसमें, क्यों होता है ऐसा, ठीक है। ये हमारा, अगर यहाँ पर हम थोड़ी यहाँ पर देखें इसको अकेला, तो हमारा ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें हमने इक्वल टू लगाया, यहाँ पर आया स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी का साइन, तो हमारी बन गई एक क्या क्या बन गई, समीकरण। इसी को बोलते हैं इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। यही है हमारा समीकरण का साइन, इक्वलिटी का साइन। इक्वल का साइन जहां लगा मिल जाए आपको, इक्वल का साइन लगा मिल गया आपको, तो समझ लेना वो हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। कहीं पर भी हो, जरूरी नहीं है हमारी अलजेब्रा पढ़ रहे तभी हो। अगर हम किसी भी चीज को किसी के इक्वल करें, दो कथन होंगे उसको हम इक्वल कर रहे होंगे, दो स्टेटमेंट होंगे या दो चीजें होंगी या दो वस्तु होगी या दो ऑब्जेक्ट होंगे, अगर हम किसी को इक्वल कर रहे हैं तो वो हमारा इक्वेशन बन के आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इनको, तो हमारे ये क्या होते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हम चर। चर क्या होते हैं, जिनकी हमारी जो वैल्यू होती है वो फिक्स ना हो, उसे हम बोलते हैं चर, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होगे ए बी सी क्या है, ए है और बी है और यहां पर भी सी है। इन्हें क्या बोलेंगे हम, इन्हें बोलेंगे कांस्टेंट, इन्हीं को बोलते हैं अचर। अचर क्या होता है, बे हमारे जो दिए गए हों, बे जिनकी हमारे पास वैल्यू फिक्स हो, पता हो हमें, उन्हें बोलते हैं अचर, ठीक है। हो गया क्लियर। यहां पर देखो, ये हमारे होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो प्लस माइनस के साइन है उन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये इक्वल का साइन हमें पता ही चल गया, ठीक है। अब लेकिन जो कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, वो अप्लाई कैसे होती हैं, वो करके देखते हैं हम क्या होता है। अगर वेयर देखें यहाँ पर, जहां वेयर या बोले जहां, जहां कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा देखेंगे, ए बी सी है, ये कांस्टेंट जो पद है हमारे, टर्म है, उन्हीं को देखेंगे। यहां पर ए जो होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा 0 नहीं, 0 के बराबर क्यों नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 0 के बराबर इसको कर दें, हम देखते हैं 0 एक ऐसा वैल्यू है हमारी जो किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड होने के बाद उसको नष्ट कर देती है या खत्म कर देती है। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे एक ही जगह पर, तो a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो हमारी बचेगी क्या, bx प्लस सी, जो कि हमारी है क्या, लीनियर इक्वेशन। क्या हमारी बचेगी फिर क्वाड्रेटिक, तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो इसको हम 0 के बराबर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे ए बी सी, जो हमारा ए है और बी है एंड सी है, ये हमारे होते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है। यहां तक हुआ क्लियर। यहां तक हमें पता चल गया कि कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे अगर हमें मिल जाए कोई इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी मिल जाए जिसमें हमारा इक्वल का साइन हो, तो हम उसे इक्वेशन बोलेंगे। हमारी मैक्सिमम पावर जो हो उसकी वो 2 हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इसमें एक पॉइंट और नोट करेंगे आप कि इसकी मैक्सिमम पावर जो होती है क्या होती है, मैक्सिमम पावर वो होती है 2। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है इसकी। ठीक है, अब इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो दी गई इक्वेशन है वो किस प्रकार की, कैसी है, क्या इसकी नेचर है। ठीक है, तो इसी से रिलेट करके हम एक छोटा सा टास्क या गेम खेलते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं गेम क्या होता है। आइए चलिए, यहां पर हम गेम शुरू करते हुए चलते हैं आगे। यहां पर हमें देखना है कुछ इक्वेशन, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो बोल रही है मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूं या नहीं, वो आपको बताना है हाँ नाम है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले देखें हम 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसकी हम थोड़ी सी आपको हिंट दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखें हमारे पास इक्वेशन के लिए इक्वल का साइन आना चाहिए। यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट डाल लो कि इक्वेशन इक्वल का साइन आना चाहिए, इक्वल साइन हो। इक्वल साइन हो और उसके बाद क्या हो, मैक्सिमम जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर उसकी कौन सी हो, 2। ठीक है, दो चीजें हमें देख के बताना है कि यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर कि 3x² प्लस 4 प्लस 5 इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आप बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट में रिप्लाई दीजिए। ठीक है, यहाँ पर बताइए कि ये है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें हम कि क्या होता है, यहाँ पर इक्वल का साइन है या नहीं है, इक्वल का साइन है। यहाँ पर x² है या नहीं है, x² भी है, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें -9x प्लस 5x² इक्वल टू -5। अब यहाँ पर देखिए आप कि इक्वल का साइन है या नहीं है, बोले हाँ है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है या नहीं है, बोले हाँ है, तो ये भी हमारी हो जाएगी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बोले कि यहाँ पर इक्वल का साइन तो है लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, नॉट। ठीक है, फिर उसके आगे चल के देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले तो इक्वल का साइन तो है, लेकिन यहाँ पर देखो आप अच्छी तरह से गौर करके देखना। यहाँ पर अगर हम 0 से x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। अगर हमारी पूरी टर्म 0 हो गई, ये वाली हमारी पूरी टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी बची, 1 मैक्सिमम पावर है, तो यही एक लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे ध्यान से बिल्कुल एक चीज हमें देखते हुए चलना है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, नॉट, नो। ठीक है, फिर इसके बाद देखें यहाँ पर इक्वल का साइन है कि नहीं है, हाँ बोले है। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर कह रहे हैं कि x² भी है, लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा जो bx है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, आपने बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो bx वाली फॉर्म कहाँ गई, हमने आपको बताया था a डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन b हमने बताया था कि अब 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है, रियल नंबर है तो 0 हो सकता है। तो जे 0 करेंगे हम, अगर b की जगह 0 करेंगे तो x हमारा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, ax² प्लस c इक्वल टू 0। वही तो फॉर्म बन के आई यहाँ पर देखो, तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये भी। ठीक है, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद देखें हम 4x² प्लस x इक्वल टू 0। अब आप कह रहे हैं यहाँ पर c वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर अब बोल रहे हैं आपके c वाला टर्म नहीं है, b x तो है लेकिन c टर्म नहीं है, तो c की जगह पे तो 0 रख सकते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पर ये फॉर्म बन गई, इक्वल का साइन है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, s क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। फिर उसके बाद देखें तो यहाँ पर 3x - 9 इक्वल टू 6x²। हमने ये नहीं कहा था आपसे कि 0 के इक्वल हो इक्वेशन तभी बनेगी हमारी, हमने ये बोला था कोई दो स्टेटमेंट हो उसके उसमें समानता दर्शाई गई हो, उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
वहां पर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम पावर की नहीं है, 2 है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पर समानता भी दर्शाई गई है दो कथनों के बीच में, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये भी समीकरण, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको भी बोलेंगे हम क्या है, यस, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको एहसास हो या ना हो कि हम इन्हें इसी गेम के साथ, इसी खेल के साथ, इसी टास्क के साथ हमने 4.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इसकी कुछ क्वेश्चन हम देखते हुए चलते हैं। आप ये ना कहो कि हमारी कोई एक्सरसाइज कराई है आपने या नहीं कराई है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज अपनी 4.1 के कुछ सवाल। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। 2 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें बताना है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम उसी गेम में देखते हुए आए हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो हम बताते हुए आए हैं आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² प्लस के bx इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ए का ए डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल होगा। जो ए बी सी एंड सी है वो होंगे इक्वल टू रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जब तक मालूम रहेगी तब तक हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जैसे ही हमारी, तो हम बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर क्यू दिख रहा होगा कि क्यू है तो हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी क्यू आना नहीं है तो कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक हमें क्लियर ना हो जाए कि हमारी क्वाड्रेटिक है या नहीं है, जब तक हम बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको सॉल्व ना कर ले। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी मालूम है कि a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे। तो हमने सबसे पहले a माना यहाँ पर, इसको x को a, इसको b मान लिया। ठीक है, तो x का किया x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 2ab, 2x इंटू a, 2x इंटू 1 प्लस 2x इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आया इक्वल का साइन आ गया हमारा, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का -6। ठीक है, हमारा हम जब भी देखेंगे अगर हमारे साइन जो है सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव है और इक्वल के दोनों साइड हैं, तो हमारे वो सेम होते हैं, जो जिनसे हमारे चीज कट जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमारी जो निकल के आए वो आए x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम उस साइड भेजेंगे तो -+7 हो जाएगा। ये माइनस का साइन उस साइड आएगा प्लस का, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको देख रहे होंगे कि हमारे इक्वल का साइन भी है और मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल की वो 2 है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यस, हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर तो आप स्क्वायर देख के पता लगा सकते हो। हम एक बात और क्लियर बता दें आपको कि आपको मालूम होगा कि आपकी इस बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 20 नंबर्स के आएंगे, तो इन्हीं इसी प्रकार से आपको दिए जाएंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा ये। ठीक है, अगर आपको टिक मार्क या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आते हैं OMR वाले, तो उसमें आपको इतनी जल्दी सॉल्व करके उसको आपको टिक लगाना है, स्टेप बाय करो या ना करो आप। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर क्यू दिख रहा है आपको कि क्यू आ गया, तो क्या हमारा बन जाएगी इक्वेशन, हमारी क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। तो हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक हम इसको फर्दर सॉल्व न कर लें। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे जब हम, तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी का आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू बन रहा है, तो हमें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। इसकी हम थोड़ी सी ट्रिक और बता दें आपको। देखो यहाँ पर ऐसे किया हमने, a लिखा माइनस बी का क्यू इक्वल टू a का क्यू प्लस, यहाँ पर साइन नहीं लगाएंगे, a का क्यू, फिर हमने किया 3 a स्क्वायर बी, फिर किया 3a b स्क्वायर,
फिर किया बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे माइनस का साइन, तो माइनस शुरू किया, प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गई हमारी, बन गई। इसको हम थोड़ी सी अच्छी तरीके से याद करने के लिए इसको हमने ऐसी ट्रिक बना दी हुई है आपको। ठीक है, तो आप कर सकते हो उसको। अब उसी से हम इसको स्टार्ट करेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि एक्स क्यू है हमारा माइनस के 4x स्क्वायर है माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू, ए क्यू का मतलब एक्स क्यू, फिर 3a स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, बी का मतलब 2 का मतलब -2 इंटू में। ठीक है, फिर प्लस 3 ए जो करते हो ए बी का स्क्वायर का मतलब माइनस का 2 का क्यू स्क्वायर, क्यू है, क्यू होगा यहाँ पर, क्यू यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस बी का क्यू मतलब -2 का क्यू। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। फर्दर सॉल्व किया जब हमने, तो एक्स क्यू -4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यू, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 2 की पावर -2 की स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 होता है 12x। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस होगा, फिर से प्लस, यहाँ पर जब आप 2 का यहाँ पर क्यू करोगे तो ये आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आपका 8। ठीक है, ये हो गई हमारी। इसको फिर से सॉल्व किया हमने, तो यहां से देखो, अब इक्वल का साइन हमने बताया, अगर इक्वल का साइन हो, इक्वल के दोनों साइड हो तो हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्व ना करो आप तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका डिस्क्रिप्टिव हो रहा है तो आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। अगर यही आपका ऑब्जेक्टिव हो तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर बचा है हमारा, खत्म कहानी। ठीक है, अब या उसको इस साइड भेज दो, उसको इस साइड भेज दो, पुश कर दो, इसको साइड भेजा हमने तो हमारा आया 2x स्क्वायर, इसको साइड भेजा, प्लस में गए, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएगा, इसको इस साइड भेजो, इसको साइड भेजो, तो आ गया 10x स्क्वायर। ठीक है, 6 और 4 कितना होगा 10, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो हमारा 10x स्क्वायर हो गया। फिर इसको उस साइड भेजेंगे तो 12 प्लस 13x हो जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे तो माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी बनके आ गई इक्वेशन, क्या होगी हमारी, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। जो इसके और सवाल हैं उसको आप ट्राई करेंगे, ट्राई करना ही है आपको, अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो आपको वो आपकी गलती है। ठीक है, हमारा काम है यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाना, उसके एग्जाम्पल क्लियर करना। ठीक है, आप जब तक कॉन्सेप्ट अपने मन से ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तब तक आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उनको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो उनको देखें। तो चलिए देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है आपका कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 520 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्या कह रहा है कि जो हमारा सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जो हमारा एक आयताकार भूखंड है, ये हमारा कोई प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है। ठीक है, उसका जो एरिया दिया हुआ है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है जो उसकी चौड़ाई है, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है, तो हम इसको चौड़ाई को मानेंगे x, और जो इसकी लंबाई है वो दोगुने से, मतलब 2x + 1 दोगुने से एक अधिक है।
बस हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना ही बोला है उसने। फिर आगे और देख लो, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। कर लेंगे, देख लेंगे। इसमें एक चीज और बता दें हम, इसे हमें सॉल्व नहीं करना है इसको, ठीक है। हमें सिर्फ इक्वेशन बना के देनी है, उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दीजिए, आपका काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर देखो, वो बोल रहा है एक आयताकार जो रेक्टेंगल है, पार्क है या प्लॉट है, उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है, और एक्स मान लिया हमने, जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, दुगना किया हमने, फिर उसका एक अधिक कर दिया, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू कितना है हमारा, दिया हुआ है पहले से 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है 2x + 1, चौड़ाई कितनी है x, इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया हमारा आया 2x² प्लस के x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर स्क्वायर आप भी ना लिखो तो चल जाएगा काम आपका, ठीक है। ये हमारी क्या बन के आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हमें फॉर्म करके दिखाना था और हमारा पूरा काम खत्म, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो, आपको प्रैक्टिस करने में क्वेश्चंस को, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा, पूरा हो गया ये, इसी इतना ही करना था हमें, उसके आगे कुछ नहीं करना। जब हम आपको अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो काफी बड़ा हो जाएगा वीडियो हमारा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना 4.1 तक कंप्लीट, उसके बाद हम करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को कैसे हल करें, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसके में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन और देखेंगे, वो अभी एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। आया समझ में? नहीं आया हो तो हम समझा देंगे, हम तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम इरेज करें। अभी हमें देखना है, आपको तो पॉइंट दिए गए हुए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट ए, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी 480 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमें मालूम हो गई, वो कह रहा समान चाल से तय कर रहा है, समान चाल से तय कर रहा है, तो फिर हमें चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम तो मानेंगे उसी को, चाल को ही मान लेंगे। उसके बाद और देखें थोड़ी, इसकी चाल में 3 घंटे की कमी होती है, ठीक है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि दूरी जो टाइम हमारा होता है, इसमें टाइम कहीं जिक्र नहीं किया गया, समान चाल से चल रही है तो टाइम हमारा दिया गया, उसको अगर हम 8 घंटे से लेस कर दें अगर स्पीड को, तो 3 घंटे ज्यादा समय लेती है। यहाँ पर और कहीं हमें समय का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम समय पर थोड़ी ज्यादा गौर करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हमें देखें कि कोई हमारी एक चाल है, ठीक है, जो हमारी फिक्स चाल थी, फिक्स चाल हम देखेंगे, फिक्स स्पीड, वो हमने लेट फिक्स स्पीड, मतलब कि जो होती है चाल इसकी नियत चाल बोले इसको, नियत चाल जो हमने उसको मानी y, ठीक है। y चाल से हमारी इतने किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। समय को हम टाइम बोलते हैं, ये भी मालूम है हमें।
दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ये भी मालूम है हमें। चाल को हम स्पीड बोलते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले समय निकालने के लिए क्या करें हम, समय का हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है कि हमें 3 घंटे ज्यादा समय लगता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दूरी बटे समय, चाल। तो हमारी चाल कितनी है, बाई। नियत चाल के लिए नहीं, पहले वाली बोल रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखें पहले वाली। पुरानी चाल लिख लें ऐसी को, पुरानी चाल लो, पुरानी चाल से, पुरानी चाल से किया हमने, तो क्या हुआ, समय बराबर आया, समय बराबर दूरी कितनी है हमारी 480 किलोमीटर अपॉन 480 किलोमीटर। चाल कितनी है, चाल वाई है, वाई चाल है, एक हमारी ये बन गई। उसके बाद आए हमारी जो न्यू बन के आई थी चाल, हमारी न्यू नई चाल, न्यू स्पीड नई चाल। ठीक है, वो कितनी थी, -8 कम कर, अगर हम उसी चाल में से जो नियत चाल थी उसमें से 8 कम कर दें, तो 8 हमने कम किया, किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर होगी ये। ठीक है, 8 से कम कर दिया, लेकिन हमारी डिस्टेंस जो थी वो वही है, तो हमारा जो समय बराबर आएगा, समय बराबर वो आएगा 480 किलोमीटर अपॉन बाई -8। ठीक है, अगर हम इसको इसमें से हटा दें तो हमारी क्या आएगी। अच्छा ये बताइए आप, सबसे पहले तो और देखें, हमें जो ये समझ में नहीं आता है कि इसको इसमें से घटाएं या इसको इसमें से घटाएं, नहीं आता है समझ में। हम बता रहे हैं आपको, हमारे पास कोई एक नंबर है 480 ही मान लिया हम, 480 है, यहां पर हमारी 10 है नंबर, ठीक है, और यहाँ पर 2 बाई -10 है, मतलब कि बाई की जगह पर 10 है और इसी में से 8 माइनस करना हमें। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आएगा 48, ठीक है, लेकिन हम इसी में से 48 में से 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आएगा 248। तो बड़ी संख्या तो ये हुई हमारी जो -8 हो रहा है इसमें, तो हम इसी से इसको हटाएंगे तभी हमारा इक्वेशन सही बन के आएगा। ठीक है, यहाँ तक इससे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है थोड़ी कि इससे इसको हटाएं या इससे इसको हटाएं। तो हमारी छोटी संख्या ये है, अगर हम छोटी संख्या से किसी भाग करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर बड़ा आएगा, तो बड़े में से छोटे को हटाएंगे। तो इसको सबसे पहले लिखें हम यहाँ पर 480 अपॉन y -8, यहाँ पर लिखा हमने 480 अपॉन y। ठीक है, 3। अब हमने 3 क्यों लिखा है, सवाल में दिया हुआ है कि जो इसकी डिफरेंस है जो वो 3 हवर मतलब 3 घंटे एक्स्ट्रा लेती है। अगर हम इसको इससे कम कर दें, किससे कम कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम इसमें नियत चाल में हम अगर कम कर देते हैं तो उसको 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो हम अगर इसको इससे घटा दे तो हमारा 3 ही आवर तो निकल के आएगा जो हमारे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है, तो हम कर लेंगे इसको। अगर हम इसको एलसीएम ले तो हमारा एलसीएम आएगा y -8 इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पर आएगा इक्वल टू 3। यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 480 बाई, फिर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा 480 वाई बाई, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो आएगा 64। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर प्लस माइनस से यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो बच के आया वो आया 384 अपॉन बाई -8 इंटू वाई इक्वल टू 3। 3 से ये डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1, 3 3 जा 1, 3 3 जा 1, 3। यहाँ पर सही किया था आपने कि 6, वो भी सही है, 1 2 ठीक है। तो यहां पर ये निकल के आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसको मल्टीप्लाई किया तो y² आएगा, y², फिर y -8 आ जाएगा, 8y इक्वल टू आया हमारा 12
18। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन कंप्लीट, ये हो गई हमारी इक्वेशन कंप्लीट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ इस -8y -12 80 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई और कुछ नहीं है, बस सेम ही आ गई है। ठीक है, तो यहां तक हमें यही तक कंप्लीट करना था कि हमें बना के देनी थी इक्वेशन कि किस प्रकार की इक्वेशन बन के आएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको हमें लगता है कि समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में जैसे आ जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको यहां तक भी डाउट आ रहा है तो हमें आप कमेंट में एक बार रिप्लाई जरूर कर दें। ठीक है, जिससे हमें पता पड़ जाए कि कहाँ दिक्कत आ रही है। यहाँ पर ऑफलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें समझ में नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम पूछ लेते हैं कि खड़े होकर बता दो क्या है क्या नहीं। यहाँ पर समझ में नहीं आता, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बनाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स दिया गया है, जिससे आप हमारे एक एक क्वेरी बता सकते हैं आपको कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा पूरी तरह से। ठीक है, थैंक यू।